देखिए कि क्या कहता है। यह जो है ये समरी है। एवरी रेस हैज अ मिशन, इंडियाज इज द लाइट स्पिरिचुअल। ये जितने भी देश है, जितने भी प्रजातियां है, जितनी भी सिविलाइजेशन है, उन सबका एक मिशन रहता है। अर्थात देखिए ये एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है इस अर्थ में कि आप देखिए कि हम लोग मनुष्य जन्म का पर्पस क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम उपनिषद में प्राप्त करते हैं कि हाँ, मनुष्य जन्म धारण किया है तो हमको ईश्वर प्राप्ति करनी है या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है। प्राप्त क्या, वो तो पहले से ही है। या तो फिर ये आत्मज्ञान, उसको हमको साक्षात्कार करना है। तो आप धर्म की दृष्टि से एक इंडिविजुअल जो है उसका तो आप एक पर्पस हमको स्पष्ट रूप से मिल गया है। किंतु यहाँ पे देखिए कि स्वामी जी एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने खड़ा करते हैं कि एक सिविलाइजेशन का भी एक मिशन होता है। जिस तरह से एक इंडिविजुअल का मिशन है जो कि हमारे उपनिषदों में दर्शाया गया है, वैसे ही एक सिविलाइजेशन का भी मिशन होता है। रेस शब्द जो है वो आजकल थोड़ा सा वो नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ये जो हिटलर और ये जो फासिस्ट लोग थे उन्होंने रेशियल प्योरिटी की बात कही, यानी कि ये जर्मन रेस जो है, जर्मन प्रजा जो है वो यहूदियों से ज़्यादा श्रेष्ठतर है बोल करके ये रेशियल प्योरिटी मेंटेन करने के लिए यहूदियों को ख़त्म कर दो बोल करके पकड़ पकड़ करके सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। तो वो कहानी जग जाहिर है। तो इसीलिए रेस शब्द यदि न यूज़ करे आज के मॉडर्न युग में, और यदि सिविलाइजेशन शब्द यूज़ करे तो इट इज़ मच बेटर। और स्वामी जी जो कहते हैं उसके साथ में परफेक्टली वो मैच हो ही जाता है। तो देखिए कि एवरी सिविलाइजेशन हैज़ ए मिशन, और स्वामी जी हमको कहते हैं, बाद में कहेंगे भी सही, क्या कहते हैं, फॉर अदर नेशंस रिलीजन इज वन अमोंग मेनी ऑक्यूपेशंस। दूसरे जो देश है वहाँ पे धर्म जो है वो बहुत सारे और जो भी एक उनके सामने पड़े हैं उसमें से यह एक धर्म भी है। अब जैसे फ्रांस है तो उनके सामने मिलिट्री एक कॉन्क्वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा यह था। अभी ब्रिटेन को आप देखेंगे, ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, अर्थात कि ये दुकान चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, तो ये दुकान चलाने वाले लोगों का देश है। उन लोगों को चाहिए ट्रेडिंग, मर्केंटाइल, उनका जो पूरा एक माइंडसेट है। तो पूरे विश्व में वो एक परचेस फ्रॉम द चिपेस्ट मार्केट एंड दी सेल इन द डियरेस्ट मार्केट। अर्थात कि उन लोगों का फिलोसॉफी क्या है, सबसे सस्ता जहाँ पे जो मिलता है वहाँ से परचेस करो, और सबसे महंगा जहाँ पे बिकता है वहाँ पे ले जा करके सेल करो। तो अभी स्पाइस है, तो स्पाइस सबसे सस्ता कहाँ पे मिलेगा, तो ये स्पाइस आइलैंड जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह जो स्पाइस आइलैंड है वहाँ पे सबसे सस्ता स्पाइस मिलेगा, मसाला मिलेगा। तो वहाँ से खरीद करके यूरोप में मसाला सबसे महंगा बिकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसाला उत्पन्न नहीं होता। तो वहाँ पे जाके स्पाइस को सेल करो और बीच में से प्रॉफिट कमा लो। अभी सिल्क है तो इंडिया है, चाइना है, वहाँ पे बहुत ही सस्ते में बहुत ही हाई क्वालिटी सिल्क मिल जाएगा। तो अभी उसको यूरोप में लाओ जहाँ पे सिल्क बनता नहीं है, सिल्क बनाने की ये जो स्किल है वो अभी डेवलप नहीं हुई है, तो वहाँ पे ले आ करके सिल्क को सेल करो तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा और बीच में से प्रॉफिट ले लेना है। तो ये आप कहेंगे कि ये ब्रिटिश लोगों का एक माइंडसेट है। अमेरिकन लोगों का देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के प्रति उन लोगों का बहुत बड़ा है। एक्चुअली ये जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्दर्न अमेरिका जो है उन लोगों के हृदय में बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे दया का उद्भव हुआ, और ये सदर्न अमेरिका है जहाँ पे ये बड़े बड़े कॉटन प्लांटेशन थे और जहाँ पे ये काले गुलामों को रखा गया था, ये ब्लैक स्लेव्स को, तो उन लोगों को गुलामी से मुक्त करने के लिए उन्होंने सिविल वॉर किया। किंतु देखिए ये स्कूल में आपको यह सब पढ़ाएंगे, किंतु फैक्ट यदि देखें थोड़ा सा तो क्या है, नॉर्दर्न अमेरिका जो है वहाँ पे क्या था कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती थी, और फैक्ट्रीज में आपको स्लेव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन ही काम करेंगे। तो फिर क्या है, जहाँ पे स्लेव होते हैं उस टाइप का इकोनॉमी और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है
इन दोनों के बीच में एक नेचुरल कंपटीशन होता ही होता है। तो ये कंपटीशन ने ही आखिर में युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया था कि यदि ये स्लेव्स को हटाया जाए तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ऐसा ये नॉर्दर्न ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले फैक्ट्री वाले सोच के बैठे थे। तो देखिए कि वहाँ का एक है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक मिशन है, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग हमारा एक मिशन है, यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट अपना एक मिशन है। तो एवरी सिविलाइजेशन, एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन मिशन, किंतु भारत का जो मिशन है यहाँ पे इट इज़ लाइट स्पिरिचुअल। अभी ये लाइट स्पिरिचुअल शब्द एआई ने खोजा है और देखिए कि यहाँ पे ये पिक्चर भी कितना सुंदर दिया है। तो देखिए कि भारत का जो मिशन है पूरे विश्व में आध्यात्मिकता का फैलावा करना है। और हाउ दिस मैचेस, देखिए हम लोगों ने जो ऑलरेडी ये फ्रेमवर्क जो बनाया है कि ठाकुर बेसिकली एग्जेम्पलीफाइज हमारी जो आध्यात्मिक साधना जो है, एक इंडिविजुअल आध्यात्मिक साधना जो कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो है, उसको एग्जेम्पलीफाई करते हैं ठाकुर। और फिर जो अपना एक कम्युनिटी लाइफ है, कम्युनिटी लाइफ को एग्जेम्पलीफाई करती है कम्युनिटी लाइफ के आइडियल्स और वैल्यूज जो है उसको एस्टैब्लिश करती है माँ शारदा। और ये जो सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग है ऑन द लार्ज स्केल ऑफ हिस्ट्री, ऑन द ग्लोबल स्केल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्या वैल्यूज है, क्या आइडियाज है, क्या अंडर करंट्स है, क्या थीम है, क्या विस्डम है, किस तरह से सिविलाइजेशन राइज होती है, किस तरह से सिविलाइजेशन का बर्थ होता है, किस तरह से सिविलाइजेशन डेवलप होती है, और क्या होता है, कौन सी दुर्घटना होती है कि जिसकी वजह से सिविलाइजेशन जो है उसमें धीरे धीरे करके डिटेरोरेशन, करप्शन और आखिर में डिस्ट्रक्शन आकर के खड़ा होता है। ये जो सिविलाइजेशनल डायनेमिक्स है वो हमको स्वामी जी समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम इतनी सारी सिविलाइजेशंस को देखेंगे तो उसमें, और प्रत्येक सिविलाइजेशन का एक एम होना चाहिए, वो एक एम को फुलफिल करनी चाहिए। अब देखिए कि मनुष्य का जीवन भी जो महत जीवन होते हैं उसमें कोई ना कोई एक हायर एम्बिशन होता है। अब जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर है तो कवित्वमय उनका जीवन था, जीवन का एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था कि ये पोएटिक्स जो है और ये जो फिलोसॉफी है इस फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अभी हजारों साइंटिस्ट है इस जगत में। यहाँ पे मैं आजकल स्कूल कॉलेज में जाना होता है तो मैं बहुत सारी ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को देखता हूँ। अभी प्रत्येक कॉलेज में आप देखेंगे कि मिनिमम 1000-2000 स्टूडेंट होंगे। अभी इन लोगों का नाम भी हमने कभी सुना नहीं है, ना ही कभी सुनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक छोटा सा जीवन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पहले तो पास करो एग्जामिनेशन में, फिर कैसे भी करके छोटा मोटा नौकरी का जुगाड़ कर लो, फिर शादी करो, बच्चे करो, फिर बच्चे की फिक्र करो, फिर अपना थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट का जुगाड़ करो, बूढ़े हो जाएंगे तो थोड़ा ट्रीटमेंट का जुगाड़ कर लो और फिर मर जाओ। यही तो एक छोटा सा जीवन के भीतर में सब बंधे हैं। किंतु ऐसे लोगों में जब एक आइंस्टाइन खड़ा होता है तो उसका नाम, उसकी कहानियाँ, उसका कंट्रीब्यूशन सब लोग जानते हैं, सभी लोग उसके कंट्रीब्यूशन से बेनिफिट प्राप्त करते हैं। तो रेसिस जो है या सिविलाइजेशंस जो है, जब वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है तो वो सिविलाइजेशन महत सिविलाइजेशन कही जाती है। और जिस सिविलाइजेशन का ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो आई गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना ही कोई उसकी चिंता करता है, ना ही उसके बारे में कोई जानता है। तो अभी जैसे देखिए कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे थे, कुछ ट्राइब्स रह रही थी। फिर ये ब्रिटिश लोग गए, उन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी लोकल ट्राइब्स है उसका सफाया कर दिया और फिर वहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट को हड़प करके वे लोग अभी आराम से रह रहे हैं। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल लोग हैं उनका क्या कल्चर था, क्या कंट्रीब्यूशन था, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा हायर लेवल पे कुछ कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, या तो फिर किया होगा और हमको पता नहीं है, व्हाटएवर। किंतु अभी जैसे देखिए फ्रांस है, जर्मनी है, या तो फिर ये रशिया है, या तो फिर ये इजिप्ट है, ना कि ये टर्की है, ना कि ये ईरान है, उस समय का पर्शिया, यह सब देश जो है
इसके बारे में हमको पता है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो भी हमको पता है। इन सब देशों में किस तरह से आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, पोएट्री है, साइंस है, यह सब कैसे डेवलप हुआ, यह सब हमको पता है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो जो कंट्री जो है जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उतना ही, अब जैसे ग्रीस देखिए, पूरा आप यूरोप का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जितने भी आइडियाज़ है सभी हिस्टोरियन, सभी फिलोसोफर, सभी साइंटिस्ट अपने आइडियाज़ को ग्रीस तक ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। डेमोक्रेसी कहाँ से आया, तो वो ग्रीस में स्टार्ट हुआ। अभी ये जो मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ये एरिस्टोटल के राइटिंग्स में उसका बहुत सारा कुछ हमको आरंभ देखने को मिलता है। ये कोई भी आप मॉडर्न फील्ड ले लीजिए, सभी लोग कहेंगे, उसका हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सभी लोग ग्रीस से प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीस इज ए वाटरशेड इन यूरोपियन हिस्ट्री की। हाँ, यहाँ से सब कुछ हमारा जो, जिसको आज हम यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, उसका उद्गम स्थान, उसकी गंगोत्री वो ग्रीस में है। तो ग्रीस का, भले ही चाहे ग्रीस, स्वामी जी कहते तो है कि ये वही ग्रीस है जहाँ पे कि कैपिटोलाइन हिल के ऊपर में मकड़िया जो है अपना जाला गूंथ रही है, स्पाइडर जो है अपनी वेव्स वेब जो है वीव कर रहे हैं। किंतु उस ग्रीस का जो फिलोसॉफिकल या तो फिर ये जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, इट इज स्टिल एनरिचिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो क्या है कि भले ही चाहे देश चला गया किंतु उसका कंट्रीब्यूशन तो हमेशा के लिए रह गया। यानी कि कोई भी कंट्री क्या कंट्रीब्यूट करती है उसके ऊपर में उसकी ग्रेटनेस डिपेंड करती है। बहुत सारे देश आते हैं जाते हैं, ना ही उनके बारे में कोई सुनते हैं, ना ही उनका ऐसा कोई खास कंट्रीब्यूशन होता है। अभी आजकल आप अफ्रीका की ये जो सूडान है, नाइजेरिया है वगैरह कंट्रीज देख लीजिए, ये तांजानिया है, नाम तो हमने सुना है किंतु इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सूडान में जो इतने अभी ये इतने सालों से ये सिविल वॉर चल रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं वहाँ पे, कौन इसका ज़्यादा टेंशन लेता है? अच्छा ठीक है, वो आए गए मरे, एक दूसरे को मारे, हम लोगों को क्या है उससे? क्यों हमको सिंपथी क्यों नहीं होती सूडान के ऊपर में? क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सूडान को पहचानते नहीं, वहाँ के लोगों को हम पहचानते नहीं। आज अभी देखिए कि अमेरिका में एक छोटा सा एक स्कूल में एक शूटिंग भी होता है तो पूरे जगत में ये न्यूज़ फैल जाता है। सूडान में आप देखिए इतने लोगों की हत्या हो गई, कोई फिक्र नहीं, कहीं पे कोई न्यूज़ नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से हम कुछ कुछ अमेरिकनों को अच्छे से पहचानते हैं जो कि रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं। तो फिर क्या है ना, एक सिंपथी का एक नाता बन जाता है। तो वहाँ पे कुछ भी हुआ तो हमको सुनने के, जानने की आकांक्षा, एक इच्छा होती है। अभी किसी भी सूडानीस को मैं तो नहीं पहचानता, और हालांकि मैं रेगुलरली न्यूज़ पढ़ता हूँ, किसी भी सूडानीस को मैं नहीं पहचानता। तो फिर क्या है प्रॉब्लम कि इन लोगों के साथ में एम्पैथिक एक रिलेशन है वो एस्टैब्लिश नहीं होता। देखिए कि भारत को गाली देने वाले लोगों की अमेरिका में कोई कमी नहीं थी, किंतु जिस क्षण स्वामी जी अमेरिका गए और भारत की महत्ता का गुणगान गाए, तभी से ये अमेरिका वासियों की, उस समय के जो कुछ अमेरिका निवासी थे, उन लोगों की भारत के प्रति एक प्रीति का संबंध जन्मा। अभी यहाँ पे बात ये नहीं है कि भारत का कल्चर और उसकी ग्रेटनेस सुनकर के ये उनको एम्पैथी या फ्रेंडशिप उनके भीतर में जन्म ली है। भारत की ग्रेटनेस हमेशा से थी। यदि आप कोई भी एक किताब खोल करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सब पता चल जाएगा। बात ये नहीं है कि भारत की ग्रेटनेस, बात है कि स्वामी विवेकानंद की जो पर्सनालिटी थी, उसकी वजह से स्वामी जी के साथ में उन लोगों का एक स्नेह का रिश्ता बना, और ये जो स्नेह का रिश्ता जो है वो उसके प्रति फिर ये एक आकर्षण प्रकट करता है। तो क्या है कि अभी जैसे कि अपना एक मित्र है, अभी जब हम ट्रैवल करते हैं तो फिर रास्ते में बहुत सारे गांव आते हैं जाते हैं, कौन उसका इतना ये लेता है, चिंता करता है कि ये कौन सा गांव है, उसमें कौन सी दुकान है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, यहाँ पे क्या बनता है, कुछ नहीं। किंतु जैसे ही देखिए कि ठाकुर कहते हैं कि एक ये ठाकुर के साथ में ही हुआ ना कि मैं एग्जैक्ट भूल गया, किंतु ठाकुर का ही यह उदाहरण है
कि एक गांव गए, पता चला कि यह गांव की जो मिट्टी है, मिट्टी में से खोल बनता है वो जो बजाने वाला, और यह जो खोल होता है ड्रम जैसा, उस वो जो चैतन्य महाप्रभु का उत्सव वगैरह जो होता है ना उसमें ये बजाया जाता है। तो जैसे ही यह एसोसिएशन बैठा, सीधे ठाकुर समाधि में चले गए। अभी ये ठाकुर के ही साथ में हुआ कि ठाकुर कोई कहानी कहते हैं, मैं एग्जैक्ट भूल गया, किंतु देखिए कि यह एसोसिएशन बैठना चाहिए अपने प्रियतम के साथ में। चैतन्य महाप्रभु की मैं आराधना करता हूँ बोल करके, अभी यह एक जो गांव है जिसके साथ में मेरा कोई रिलेशन नहीं, किंतु जैसे ही पता चला कि इस गांव की मिट्टी से खोल बनता है और वह खोल जो है चैतन्य महाप्रभु के उत्सव में बजता है, फटाक करके मुझे वहां पे जाके समाधि हो गई। राइट। तो अभी यदि इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता उस गांव के साथ में, तो क्या मुझे कुछ होने वाला था गांव जाकर के? कुछ नहीं। तो वैसे ही भारत के बारे में जो सिंपथी प्रकट हुई विदेश में, वो स्वामी जी की पर्सनालिटी की वजह से प्रकट हुई थी। प्रत्येक सिविलाइजेशन है, उन लोगों को इस तरह के ग्रेट मैन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी आज तक हम देखिए कि जैसे ही फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको कोई भी स्कूल कॉलेज की फिलोसॉफी स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, सीधा आपको सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, ये कांट है, हेगेल है वगैरह पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी आप कांट, हेगेल, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस वगैरह को पढ़ेंगे तो साथ साथ में ही वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर में ऑटोमेटिक एक सिंपथी होगी। फिर वे लोग यहाँ पे आके अपना शोषण भी करेंगे ना, तो हम लोगों को ज़्यादा ये पता नहीं, हम लोगों को ज़्यादा दुख नहीं होगा। ये कैसा है पता है, वो जो मॉस्किटो है अपना खून चूसता है, किंतु सबसे पहले क्या करता है, उसका ये जो कांटा ये जो होता है ना, वो पहले हमारे खून में वो थोड़ा बहुत ये डाल देता है, एनेस्थेसिया डाल देता है। तो अभी जैसे ही एनेस्थेसिया गया तो हमको अभी पता नहीं चल रहा है कि ये खून चूस रहा है। तो ये वेस्टर्न कल्चर का जो मोह है ना हमारे मन के ऊपर में, यह एक एनेस्थेसिया की तरह कार्य करता है। अभी ये चाइना वाले थोड़ा बहुत भी कुछ गड़बड़ करने को जाएंगे हमारे साथ में, साथ साथ में ही सब लोग चिल्लाएंगे। पाकिस्तान कुछ भी करेगा गड़बड़ तो सब लोग चिल्लाएंगे, किंतु ये ट्रंप पगला भारत को इतना गाली भी दे रहा है तो हम लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान या चाइना के साथ में ऐसा कोई हृदय का रिश्ता अपना नहीं है, जबकि अमेरिका के साथ में बैठ गया है ऐसा बहुत सारे के मन के भीतर में। तो बोलकर के वे लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे। तो देखिए कि यह जो सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन होता है, वो सिविलाइजेशन का सॉफ्ट पावर है। ये सॉफ्ट पावर एक बार आपने डेवलप किया तो इस जगत में जय आपका होना ही होना है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक सिविलाइजेशन का एक कंट्रीब्यूशन है, भारत का कंट्रीब्यूशन है स्पिरिचुअलिटी।